नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अरोड़ा स्टेनो क्लासेस में। और आज की जो डिक्टेशन की गति रहेगी वो रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान समाज में अक्सर योग के विषय में बात होती है और संचार माध्यमों के कारण यह पूरे विश्व में प्रचलित भी है। हालांकि कुछ लोग इसकी वैज्ञानिकता पर सवाल भी उठाते रहे हैं और योग को अंधविश्वास बताते हैं या विरोध करते हैं। क्या यह विरोध राजनीतिक है या धार्मिक या दूसरे धर्मों संस्कृतियों के प्रति असहिष्णुता? सर्वविदित है कि योग भारतीय सनातन संस्कृति की बहुमूल्य देन है। सवाल उठता है कि क्या सही में योग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? क्या यह अंधविश्वास है? क्या इससे बीमारियां ठीक होती हैं? क्या नियमित योग अभ्यास से हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में स्वास्थ्य का मतलब किसी बीमारी से मुक्ति मानते हैं, लेकिन योग के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में स्थिर रहना, अपने शरीर, मन और भावना में समन्वय रखना तथा उसके प्रति हमेशा सजग रहना। इससे योग और स्वास्थ्य दोनों परिभाषित हो जाते हैं। योग विशुद्ध विज्ञान है और सिर्फ किताबी नहीं बल्कि प्रायोगिक विज्ञान है। आखिर हम विज्ञान किसे मानते हैं? विज्ञान का अर्थ है किसी चीज़ के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना या सच्चाई जानना या फिर प्रयोग द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। लेकिन बहुत सी जानकारी ऐसी भी होती है जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन घटित हो रही है। बहुत सी चीज़ को हम करते हैं, जानते हैं, पर उनका व्यक्त या व्याख्या नहीं कर पाते हैं। जैसे हम चीनी या नमक खाते हैं तो हम क्या बता सकते हैं कि उनका स्वाद कैसा है, लेकिन चीनी और नमक उपलब्ध हैं और उनके बनाने की प्रोसेस भी है। यह सच्चाई है और जिसे हम नकार नहीं सकते। मीठापन या नमकीन होना उस पदार्थ का गुण है, लेकिन उसको हम व्यक्त कैसे करेंगे? जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमें ठीक ठीक जानकारी नहीं हो सकती। योग भी ठीक उसी प्रकार एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की साधना, तप, पशु पक्षी तथा प्रकृति के सानिध्य में रहकर प्राप्त किया है। जब 19वीं शताब्दी में साधु महात्मा विदेशों में भ्रमण करने लगे, खासकर स्वामी विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन के बाद, तब थोड़ा योग को पहचान मिलनी शुरू हुई। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी लोग योग को सिर्फ साधु सन्यासियों की ही जीवनचर्या मानते थे, लेकिन जब योग अभ्यासों के प्रभाव को डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा शोध के बाद लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाने लगा, तब धीरे धीरे लोग योग की तरफ आकर्षित होने लगे। कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिमी देशों ने ही योग को पहले अपनाया और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भी बहुत सारे योग संस्थान खुलने लगे। योग की वैज्ञानिकता की बात करें तो देखेंगे कि आज जो आधुनिक विज्ञान कह रहा है वो योग ने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था और यह लिपिबद्ध भी है। चाहे वो संस्कृत भाषा की उपयोगिता की बात हो या फिर मंत्रों के मनुष्य पर सकारात्मक प्रभाव की बात हो, स्कूलों और प्रयोगशालाओं में ओम के उच्चारण तथा गायत्री मंत्र के प्रभाव का अध्ययन किया गया। देखा गया कि किस प्रकार ये मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और मन को पूरी तरह से शिथिल करके शांति प्रदान करते हैं।
संस्कृत को वैज्ञानिकों ने सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर की भाषा बताया ही है। हठ योग की बात करें तो पाते हैं कि हठ योग द्वारा हम अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी को व्यवस्थित करते हैं और विज्ञान उसी को तंत्रिका प्रणाली कहता है। जिस प्रकार हमारी दोनों नाड़ी काम करती हैं, ठीक उसी प्रकार तंत्रिका प्रणाली भी काम करती है। जब हम नाक से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दोनों भाग भी काम करते हैं। अगर श्वास बाईं नाक से चलती है तब मस्तिष्क का दायां भाग सक्रिय रहता है और जब हम दाईं नाक से श्वास लेते और छोड़ते हैं तब मस्तिष्क का बायां भाग सक्रिय रहता है। नाड़ी शोधन, जिसे लोग अनुलोम विलोम भी कहते हैं, का अभ्यास हमारी तंत्रिका प्रणाली को व्यवस्थित करता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नियमित रखता है, खून को साफ कर हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। सिद्ध हो चुका है कि प्राणायाम का अभ्यास हमारे शारीरिक तंत्र को व्यवस्थित करके हमें स्वस्थ रखता है। आज पश्चिमी विज्ञान और मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक और भावनात्मक रोगों के लिए प्राणायाम के अभ्यास को ही ज़्यादा मान्यता देते हैं और करने की सलाह देते हैं। हालांकि बहुत चतुराई से अभ्यासों के नाम बदल देते हैं। जो प्रचलित म्यूजिक थेरेपी और साउंड थेरेपी हैं, ये पूरी तरह मंत्रों पर आधारित हैं। आज फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम से अच्छा कोई उपाय नहीं है। आज आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास करके अपने फेफड़ों को किसी भी संक्रमण से बचा सकते हैं। व्यवस्थित श्वास प्रश्वास द्वारा हम अपने मन और भावना को संतुलित रख सकते हैं। हालिया प्रयोग से पता चला है कि भ्रामरी प्राणायाम से नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, जिससे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा उपलब्ध रहती है और यह हैप्पी हार्मोन का स्राव करती है, जिसके द्वारा लोग स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करते हैं। हमारा पाचन तंत्र भी पूरी तरह से श्वास प्रश्वास पर निर्भर है। श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन भोजन को पचाने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन के भोजन में उपलब्ध प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा या अन्य पदार्थ ग्लूकोज में परिवर्तित हो ही नहीं पाएंगे। फिर प्रश्वास द्वारा शरीर में विभिन्न क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ बाहर आ जाता है। शरीर की कोशिका, मांसपेशी, जिगर, गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क आदि का संचालन हमारे व्यवस्थित श्वास प्रश्वास पर ही निर्भर करता है। हालांकि योग से मन और भावनाओं को नियंत्रित करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन शारीरिक अभ्यास को भी महत्ता दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि आधुनिक समाज में 70 से 80% बीमारी मानसिक होती हैं, जिसके कारण हम क्रोनिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मांसपेशियों में तनाव, जोड़ों में दर्द, गर्दन और कमर दर्द, कब्जियत, दमा, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका आदि जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इन सब के लिए आसन शारीरिक अभ्यास बहुत ही प्रभावी है और बिल्कुल शरीर के विज्ञानों के अनुसार काम करते हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सजगता से करने पर हम बिना किसी दुष्प्रभाव के अपनी मांसपेशियों, मेरुदंड को लचीला और मजबूत बना सकते हैं। आसन से रक्त प्रवाह सुचारू होता है। सभी अभ्यास सरल हैं, जिनको बच्चे या बुजुर्ग आराम से कर सकते हैं। स्टॉप।